दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी खूब बट रही है। बीजेपी अभी तक 3 चुनावी घोषणा पत्रों का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। इस बार अरविंद केजरीवाल ने 1-2 नहीं बल्कि 15 गारंटीज के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। आपके घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है और इस गारंटी पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने साइन भी किए। साथ ही चुनावी वादों को मुकम्मल करने की बात भी दोहराई। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्योंकि इस चुनाव में वादे तो खूब हो रहे हैं, दावों की बरसात हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अपने दावे पर खरा उतरने से पहले जनता को भरोसे में लेना पड़ रहा है। ऐसा उसने काम किया है 2100 हर महीने बहनों को देगा, प्राइवेट में फ्री बुजुर्गों का इलाज करेगा, पुजारी और ग्रंथी 18,000 पाएंगे, आगे नल से पीने का पानी। दिल्ली के सुरवई संग्राम के बीच अरविंद केजरीवाल ने उन गारंटियों का जिक्र किया जिसके दम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में है। चाहे रोजगार की बात हो, फ्री बिजली, पानी और शिक्षा का भरोसा, हर मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले गारंटी पर गारंटी दे रही है। बीजेपी का दावा है गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अधिक मुफ्त की सेवाएं शुरू की जाएंगी। एक भी सुविधा को हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बल्कि 50 सुविधाएं नई और गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए पैदा करेंगे। वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं, गारंटी दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर मुफ्त की रेवड़ी किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका स्वाद 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने बेहद ही आक्रामक अंदाज में हमला बोला। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को गारंटी दे रहे थे तो इधर संबित पात्रा आम आदमी पार्टी के पन्ने पलट रहे एक एक पन्नों में आम आदमी पार्टी को संविधान विरोधी बताया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने माफी मांगने की बात हो रही है और दिल्ली टू पंजाब बीजेपी अटैकिंग मोड में है। आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अम्बेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। दिल्ली फतेह की राह पर बीजेपी खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में सिंपैथी के लिए अटैक होने वाला है और आम आदमी पार्टी खुद ही हमला करने वाली है। बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध के इस चैप्टर में हर वो पन्ने पलटे जा रहे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सके, क्योंकि इस चुनाव में संविधान, सुरक्षा और मुफ्त की योजनाओं पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। ऐसे में जो वक्त बचा है उसमें दावे वादों के अलावा गंभीर आरोप भी लगाने शुरू हो गए हैं। अक्सर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में हार के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे निपटने के लिए एक खास फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल के इस प्लान में आम आदमी पार्टी के वो युवा कमांडोज होंगे जो मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और जिन्हें ईवीएम की अच्छी समझ है। दावा है कि मतदान के दौरान इन सुपर कमांडोज की तैनाती पोलिंग सेंटर्स पर की जाएगी। क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने इंजीनियर्स की फौज तैयार की है। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ युवा इंजीनियर्स जो दिल्ली के वोटर्स भी हैं उनको तैयार किया है, जिनका काम ईवीएम डेमो के दौरान बूथ पर जाना और सब पर नजर रखना होगा। खबर है कि आम आदमी पार्टी ने एक टीम गठित की है। दरअसल इंजीनियर्स की वो टीम होगी और जिसको पूरी निगरानी के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के वोटर्स भी हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसलिए इंजीनियर्स की टीम तैयार कर रही है क्योंकि पार्टी को डर है कि पुलिस और सिस्टम वोटिंग धीमी करा सकता है। ऐसी स्थिति में ये टीम बहुत काम आएगी। इसके लिए युवाओं को खास डिवाइस की ट्रेनिंग दी जा रही है। वोटिंग वाले दिन गड़बड़ी पर पैनी नजर रहेगी। टीम वोटिंग एरिया में कैमरों के साथ मौजूद रहेगी और गड़बड़ी होने पर चोरे छिपे वीडियो बना लेंगे। यानी आम आदमी पार्टी निष्पक्ष चुनाव के लिए एक ऐसी टीम तैयार कर रही है जिसकी वोटिंग से लेकर गड़बड़ी तक पर नजर रहेगी। आम आदमी पार्टी का दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि अगर कोई गड़बड़ होती है या स्लो वोटिंग होती है या कुछ गड़बड़ होती है तो इसकी जानकारी दरअसल ये टीम तुरंत आम आदमी पार्टी को दे सके और वो इस पर कार्रवाई कर सके।
पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई। गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब में संविधान का अपमान हुआ और अब इस अपमान पर पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी घमासान मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक मंच पर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चौतरफा हमले हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है तो फिर दिल्ली में केजरीवाल बड़े बड़े दावे कैसे कर रहे हैं? और इन्हीं सवालों के साथ आम आदमी पार्टी और पंजाब की भगवंत सरकार निशाने पर है। बीजेपी कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साथ विरोध की आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में पंजाब की पुलिस घूम रही है, तो बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है अम्बेडकर का अपमान क्यों, तो बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। देश की सियासत में जो तस्वीर अब तक नहीं दिखी वो दिल्ली के चुनाव में दिख रही है। दो धुर विरोधी अब अम्बेडकर के मुद्दे पर साथ साथ हैं। ये दिखाता है कि मूल अनुसूचित जाति विरोधी सोच, मूल इनकी दलित विरोधी सोच, मूल संविधान और अंबेडकर विरोधी सोच इनकी है। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर भीमराव अंबेडकर के सम्मान का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी से सुर में सुर मिला रही है और जो कभी साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे वो अब अलग थलग पड़ चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ से सनातन को लेकर एक और बड़ा आगाज हो चुका है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर धर्म संसद आयोजित की गई, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा हुई। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। साथ ही धर्म संसद में देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी रखा और उन्होंने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य इसका स्वरूप तय करेंगे। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्य, अखाड़े और हजारों साधु संत इसमें शामिल हुए। सनातन बोर्ड में देश भर के 200 प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल सहित सभी पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर सड़क पे खींचा जा रहा है। उसके बाद भी यह दृश्य हम देखते रहे और ये आशा करें कि हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। अगर हम मौन रहे तो हम मानव नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड पर विवादों के बीच सनातन धर्म की मांग लगातार उठ रही है, जिसका मकसद धार्मिक स्थलों का संरक्षण, आध्यात्मिक शिक्षा, युवाओं का सनातन से जुड़ाव, सामाजिक समरसता, सनातन की वैश्विक पहचान और सनातन धर्म के भविष्य को लेकर दिशा तय करना है। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, उस दिन हमारा क्या होगा, कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहाँ पर शरण दे दे? हालांकि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग इस सनातन धर्म संसद पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इससे मुस्लिमों का क्या भला होगा। धर्म संसद में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही कि वक्फ बोर्ड ने जो तमाम जमीनें मुसलमानों की कब्जाई, गरीबों की, यतीमों की कब्जाई, वो कैसे खाली होंगी? क्या मुसलमानों को कोई लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इस धर्म संसद सनातन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया, बोर्ड सदस्य और उद्देश्यों पर चर्चा हुई। इस सनातन धर्म संसद के जरिए महाकुंभ से संतों के सनातन बोर्ड के पक्ष में हुंकार भरी। सभी संतों ने एक सुर में सनातन के पक्ष में अपनी राय रखी और वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई। और जब सनातन धर्म संसद का आगाज हुआ तो वहां भारी संख्या में साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान इस धर्म संसद के आयोजक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हुंकार भरी, वक्फ के खात्मे और सनातन बोर्ड की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर काफी भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं सनातन बोर्ड में बड़ा पद चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आप भी सुनिए। शपथ खा के कहता हूँ, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। इस धर्म संसद के दौरान देवकीनंदन ने एक शपथ पत्र भी सौंपा और सनातन बोर्ड में कोई भी पद नहीं लेने की बात दोहराई। देवकीनंदन ठाकुर ने इस दौरान वक्फ बोर्ड को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत को कब्जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है। अभी सनातनी युग चल रहा है, अगर भारत में वक्फ बोर्ड कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। चर्चा हुई और भी संतों से चर्चा हुई। जहां एक और महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद हुई तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक खत्म हो गई। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी, जिसमें रिपोर्ट को मंजूरी देकर स्पीकर को सौंपा जाएगा।
लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बीच सत्ता पक्ष के 22 संशोधन को पारित किया गया, वहीं विपक्ष के सभी 44 संशोधन को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के संशोधनों के समर्थन में सिर्फ 10 वोट पड़े, जबकि विरोध में 16 वोट। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के सदस्यों ने मसौदा विधेयक में संशोधनों का सुझाव दिया था। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार। बैठक के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी सबसे आगे रहे। विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए। 4 महीने के अंदर 36 मीटिंग कर दी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? और सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं सत्ता के बल में, ताकत के बल पर। हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we have not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. अभी फिलहाल 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें सभी सदस्यों को दिया जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष का कोई सदस्य इस रिपोर्ट पर असहमति जताता है तो उसे भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट के पन्नों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई है और इसी के साथ उत्तराखंड सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर यूसीसी लागू होगा। यूसीसी के आने से उत्तराखंड में अब विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा विवाह करने पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के नियम लागू नहीं होंगे। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां भी बंद होंगी। राजधानी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही समान नागरिक संहिता पोर्टल लॉन्च किया, इसी के साथ उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पोर्टल लॉन्च करते ही यूसीसी पोर्टल आम आदमी के इस्तेमाल के लिए खुल गया। यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से किया एक और वादा पूरा किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को जहां एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस धामी सरकार के इस फैसले को जरूरत पड़ने पर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। वहीं कई मुस्लिम उलेमा भी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर धामी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही समान नागरिक संहिता पोर्टल लॉन्च किया, इसी के साथ उत्तराखंड ने इतिहास भी रच दिया और वो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड इतिहास रचते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो बन गया, लेकिन कुछ विशेष संप्रदाय के लोग और कई मुस्लिम संगठन यूसीसी के विरोध में उतर आए। जो हमारा पहले कानून बना हुआ है, हम नहीं चाहते कि उसमें हमारी छेड़छाड़ हो, और जब बना हुआ है कानून तो उसमें फेरबदल करके क्या फायदा है। यूसीसी का विरोध करते हैं हम सर। दारुल उलूम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया धामी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की जरूरत है न हमारे मुल्क की जरूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। मुस्लिम सेवा संगठन ने भी यूसीसी का विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया और यूसीसी पर धामी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का दावा किया। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि अगर यूसीसी में कुछ भी शरीयत के खिलाफ हुआ तो देश का मुसलमान इस कानून को नहीं मानेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की,
तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बांध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। देहरादून जामा मस्जिद के धर्मगुरु ने भी मजहब के खिलाफ होने पर समान नागरिक संहिता का विरोध करने की बात कही। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर दम है तो चुनाव लड़कर दिखाएं। इसे प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस कहें या पॉपुलैरिटी के लिए मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो राह पकड़ी है उसका सीधा कनेक्शन बिहार की सत्ता से है और अब इसी रूट पर पीके नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। अगर दल में लोग तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। व्यक्तिगत अगर हमको चुनाव लड़ना हो तो नीतीश कुमार अगर लड़ते हो चुनाव तो लड़ेंगे जहां पर वो लड़ेंगे, तो लेकिन तो लड़ते हैं नहीं डर के मारे। ये तो विधान परिषद से आते हैं पिछले दरवाजे से। पीके का ये अटैकिंग मोड उस चुनाव के लिए है जिसमें वो खुद को मजबूती से पेश करना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहता है और इसी कोशिश में वो एक के बाद एक बड़ा बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है जेडीयू अब सबसे कमजोर पार्टी, सीधे तौर पर बीजेपी से मुकाबला आरजेडी से जनसुराज को चुनौती नहीं, जनसुराज के पक्ष में आगामी चुनाव। दरअसल जनसुराज पार्टी बिहार में उपचुनाव लड़ चुकी है और कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई, लेकिन सीएम नीतीश के बहाने प्रशांत किशोर एक बार फिर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए ललकार रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ हुंकार भरी। महू पहुंचकर कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। इस रैली में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान यहां भी राहुल गांधी के हाथ में संविधान की लाल किताब नजर आई और यहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, साथ ही जाति जनगणना कराने की वकालत की। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। तो वहीं संविधान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब इधर इधर तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। इस रैली के माध्यम से राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर दल बदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सियासी गलियारों में हो रही इन चर्चाओं से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। चर्चा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे के कई नेता पाला बदल सकते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में दल बदल की इन चर्चाओं को हवा दी है। शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस सरकार में मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि उद्धव की शिवसेना के कई पूर्व विधायक और नेता शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वो जल्द ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पाले में आ सकते हैं। तर मी सांगतो की आमदार संपर्कामध्ये आहेत, खासदार संपर्कामध्ये आहेत, त्यांच्या काही तांत्रिक बाबी असू शकतात, पण मी माजी आमदारांबाबत जे स्टेटमेंट केलेलं आहे की 10 ते 12 माजी आमदार हे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या संपर्कामध्ये आहेत। त्याची सुरुवात मी माझ्याच जिल्ह्यामधून करतोय। त्याच्यानंतर मी जिल्हे पण सांगितलं, नंतर मी सांगलीमध्ये काही ठिकाणी येतोय, त्याच्यानंतर मी असं करून शिंदे साहेबांची या सगळ्या लोकांची आम्ही सगळ्यांनी चर्चा करून दिलेली आहे। त्याच्यामुळे मी कुठेही बाकीच्यांसारखं 20 घेऊन चालले, 40 घेऊन चालले। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और अगर इससे पहले यूबीटी के विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज एक ऑटो चालक ने मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद से हिंदू संगठनों में नाराजगी है और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा ऑटो और उसके अंदर बैठे शख्स का नाम इशफाक खान है। ऑटो से ये शख्स मंदिर पहुंचा और धमकी देने लगा। यही नहीं, इशफाक खान गाली गलौज भी करता नजर आया। वॉल्यूम बिल्कुल कम, मेरी बात है, आप बजा रहे हो, आप अपने लिए बजाओ, दूसरे का भी नींद होता है। क्योंकि इसको मंदिर में हनुमान चालीसा से दिक्कत हो रही है। यही नहीं, इशफाक खान ने मंदिर से चोंगा निकालकर फेंक देने की भी धमकी दी।
राम वाले हो तो जाओ अयोध्या, वहाँ बैठो मंदिर में, पैसा कुछ टिकट ले लेता हूँ पैसा। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद अब हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरे उस जाहिल को कौन बताए कि साले तेरे मस्जिद से निकलने वाले आवाज 5 टाइम के अजान से जब हमको तकलीफ नहीं होती तो तू कौन होता है हमारे मंदिर से निकलने वाले आवाज को ध्वनि विस्तारक बताने वाला। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन पुलिस से शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात भी कही है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का आयोजन नीदरलैंड के विस्क ऑन ज़ी में किया गया है। हैंड टूर्नामेंट के 87वें संस्करण में आज एक विवाद पैदा हो गया जब भारतीय ग्रैंड मास्टर से एक खिलाड़ी ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसका कारण पूरी तरह से धार्मिक बताया गया। इस विवाद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आर वैशाली ने चौथे दौर के मुकाबले की शुरुआत से पहले उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकुबोव के खिलाफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नोदिरबेक बिना जवाब दिए ही बैठ गए जिससे वैशाली असहज महसूस कर रही थी। हालांकि बाद में याकुबोव ने माफी मांगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत के खिलाफ लोगों ने उनको खूब ट्रोल किया। प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट जारी है। सनातन धर्म संसद के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रयागराज पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ संगम में स्नान किया और मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा भी लिया। गंगा और यमुना के संगम पर महास्नान के लिए गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ स्टीमर से निकले। रास्ते में शाह ने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। उनके साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई अन्य संत मौजूद रहे। नाव के अंदर अमित शाह ने साधु संतों के साथ मंथन किया। इस दौरान अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक साथ सोफे पर बैठे नजर आए और आखिर में वो घड़ी आ गई जब अमित शाह गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचे, जहां उतरकर उन्होंने डुबकी लगाई। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के साथ बाबा रामदेव ने भी डुबकी लगाई। सभी संतों ने शाह को स्नान करवाया। उसके बाद अमित शाह ने मां गंगा की पूजा की और गंगा जल का आचमन किया। अमित शाह पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उनके स्नान के बाद परिवार ने भी गंगा में डुबकी लगाई। उसके बाद संगम में ही पूरे परिवार के साथ पूजा की। इस दौरान साधु संतों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं अमित शाह के बेटे और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह अपने बेटे के साथ पहुंचे थे, जिन्हें संतों ने अपना आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने अपने पौत्र को गोद में लेकर संतों से टीका करवाया और आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद अक्षय वट का दर्शन किया और अमित शाह जूना अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने संतों के साथ भोजन किया। महाकुंभ में अमित शाह करीब 4 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस बीच एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जब योग गुरु बाबा रामदेव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई तो विपक्ष को ये बिल्कुल रास नहीं आया और इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने उसका जोरदार जवाब दिया। पूरे परिवार के साथ संगम पहुंचकर अमित शाह ने महास्नान किया और संतों के अखाड़ों में जाकर भोजन किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा आप भी सुनिए। बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? जहां एक ओर करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु महाकुंभ में दर्शन और डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को महाकुंभ की व्यवस्था में खोट नजर आ रहा है। अखिलेश यादव तो लगातार सवाल खड़े कर ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगी कांग्रेस के नेता ने तो महाकुंभ की तुलना हज से कर दी। महाकुंभ की व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे थे, तो वहीं मौनी अमावस्या पर ये संख्या और बढ़ सकती है, जिसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी तुलना हज से कर दी। मैं
एक दफा हज को गया था, 2-3 दफा मैं उम्रा को गया हूँ। वहाँ भी लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनका इंतजाम कैसा होता, डिसिप्लिन कैसी होते हैं, वैसा यहाँ दिखाई नहीं देता। विपक्ष भले ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले भक्त और साधु संत इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इस तरह के बयानों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। भारत में रहते हुए जो वहाँ का गुणगान गा रहे हैं, भाई इसीलिए गा रहे हैं, उनको उनसे पैसा प्राप्त होता है। पूरे विश्व में जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था होती है, जिस तरह से महाकुंभ में लोग उपस्थित होते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दूसरे अमृत स्नान में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने लगा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की उम्मीद है। शुक्रवार और शनिवार को ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। मौनी अमावस्या से पहले संगम की रेती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ने लगा है। संगम जाने वाले मार्गों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। पांटून पुलों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में हर तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम ही नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं का जो हुजूम है किस कदर उमड़ा है, ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और राजमार्ग तीर्थ यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सेक्टरों और जोन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान कोई दिक्कत परेशानी न हो। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। देश विदेश से करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस भीड़ का असर अयोध्या और काशी में भी नजर आ रहा है। ये वीडियो राम की नगरी अयोध्या का है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते अयोध्या धाम में जबरदस्त भीड़ है। अयोध्या की सड़कों पर जैसे जन सैलाब उमड़ आया है। देश भर से जो लोग महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, वो रामलला के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कें और गलियां श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं। भक्तों की भीड़ ऐसी है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल वाराणसी का भी है। काशी के घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं है। गोदौलिया चौराहे पर महाकुंभ का जन सैलाब उमड़ आया है। लाखों लोगों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है जैसे कोई मेला लगा है। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। भीड़ इतनी है कि एक दूसरे पर लोग लद रहे हैं। चलना तो दूर, यहाँ सुई रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की भीड़ से काशी की सड़कें और गलियां पटी पड़ी हैं। अब जरा घाट पर भी नजर डालिए। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ भी महाकुंभ चल रहा है। ललिता घाट पर इतनी भीड़ है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। पूरा घाट पैक्ड है। भीड़ संभालने के लिए पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस आयुक्त और डीसीपी खुद मौके पर स्थिति संभाल रहे हैं। महाकुंभ की भीड़ का असर अयोध्या और काशी में साफ नजर आ रहा है। देश में कानून व्यवस्था ही सर्वोपरि है। ये बात उत्तराखंड के 2 माननीयों को थाने में एक रात गुजारने के बाद अच्छे से समझ में आ गई होगी। दरअसल उत्तराखंड में ललकार वाली जंग छिड़ी है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग और मारपीट के केस में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों ने 26 जनवरी के दिन खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और ये सब एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ। ये देखिए, प्रणव चैंपियन अपने काफिले के साथ एकदम फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से एंट्री लेते हैं। इसके बाद वो दबंग स्टाइल में गाड़ी से उतरते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों ने पहले विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर तोड़फोड़ की और जब उमेश के समर्थकों ने विरोध किया तो चैंपियन ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के वक्त निर्दलीय विधायक उमेश कुमार कार्यालय पर नहीं थे, लेकिन जब वो आए तो हंगामा और बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें रानीपुर थाने लाया गया। दरअसल 2 नेताओं में ये वर्चस्व की लड़ाई है। वर्ष 2022 में उमेश कुमार ने हरिद्वार के खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर चैंपियन की पत्नी को हराया था और तभी से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने खानपुर विधायक उमेश के खिलाफ FIR लिखवाई है। आरोप है कि उमेश कुमार ने घर में घुसकर चैंपियन और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। ये वही वीडियो है जिसमें विधायक उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के घर पहुंचे। आरोप है कि विधायक उमेश कुमार ने बच्चों को भी हथियार लहराकर डराया।
विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। जब दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहने और धमकी देने पर विवाद बढ़ गया तो उमेश कुमार ने चैंपियन के घर जाकर चुनौती दे डाली। लेकिन अगले दिन प्रणव सिंह ने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के दफ्तर पर धावा बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रणव सिंह और उमेश कुमार दोनों को अरेस्ट कर लिया। हालांकि बाद में विधायक उमेश कुमार को बेल मिल गई, लेकिन पुलिस दोनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दोनों बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान चर्चाओं में रहा था और अब एक बार फिर यही बयान सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इस बयान से जुड़ी एक रील खूब वायरल हो रही है। अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट। अभी वेरी सॉरी। ओवैसी बंधुओं के इन 15 मिनट वाले बयान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जमकर सुर्खियां बटोरी थी और इसी बयान की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ओवैसी की फैन अल्फिया ने ये वीडियो नवंबर 2024 में पोस्ट किया था, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। वहीं अब एबीवीपी ने भी वायरल वीडियो को भड़काऊ बताते हुए आपत्ति जताई और अल्फिया के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए अल्फिया की बनाई रील बैन करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाकी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ एक दरोगा ने वर्दी का रौब दिखाने के चक्कर में महिला फरियादी से बदसलूकी की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक महिला फरियादी जमीन पर बैठी है और दरोगा बेंच पर बैठकर महिला फरियादी को डांट रहा है। उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे महिला फरियादी दरोगा जी की रियासत में एक घुसपैठिया हो। आवाज न निकल जा, आवाज न निकल जा, पहले बात करने दो। यानी दरोगा ने आदेश दे दिया, फरियादी हो तो क्या, चुप रहो, क्योंकि इंसाफ को आम फरियादी की भाषा शायद समझ नहीं आती। तभी तो महिला फरियादी पर इस तरह रौब झाड़ रहे हैं। वायरल वीडियो अलीगढ़ के मडराक थाना इलाके का बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़िता मारपीट के मामले में फरियाद देकर थाने गई थी, लेकिन यहाँ भी इंसाफ के बजाय दारोगा की हड़क मिली, डांट मिली और चुप रहने की नसीहत। आवाज न निकल जा, आवाज न निकल जा, पहले बंद करो, दोनों को ले जाके बात करने दो। हालांकि महिला फरियादी से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद अफसर हरकत में आ गए और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर बिल्कुल आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चाय की पत्ती में केमिकल मिलाकर बेचने का खुलासा हुआ है। कारोबारी चाय की पत्ती के साथ केमिकल मिलाकर मिलावटी चाय की पत्ती बेच रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 180 क्विंटल चाय की पत्ती और 700 किलोग्राम चाय रंगने का केमिकल जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कीमत 23,40,000 रुपए है। पुलिस ने नौसड़ में बने गोदाम को भी सील कर दिया गया है और 9 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कुछ चाय की पत्ती देवरिया के गौरी बाजार में लक्ष्मी इंटरप्राइजेस पर भेजने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वहां की टीम को सूचना दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब खुली चाय पत्ती बेचने वालों की जांच शुरू करेगा। दरअसल मिलावटी चाय की पत्ती बेचने की सूचना के बाद कई दिनों से विभाग की टीम चाय की पत्ती बेचने वालों का नेटवर्क खंगाल रही थी। जानकारी मिली कि नौसड़ में सिलीगुड़ी की ट्रांसपोर्ट कंपनी DHTC के गोदाम में मिलावटी चाय की पत्ती की बड़ी खेप पहुंची है, जिसके बाद टीम ने छापा मारा तो हैरान रह गई। चाय की पत्ती के साथ जूट के बोरे में छोटे दाने की चाय की पत्ती की तरह का कुछ सामान दिखा। जब इसे ठंडे पानी में डाला तो रंग लाल हो गया। इसके बाद जांच हुई तो पता चला कि छोटे दाने वाला केमिकल चाय की पत्ती में मिलाया जाता था। बहरहाल प्रशासन अब नकली चाय कारोबार के नेटवर्क को तलाश रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में बालिका दिवस पर एक परिवार ने अनूठे अंदाज में नवजात बेटी का स्वागत किया। मंगल कलश और ढोल नगाड़ों के साथ परिवार ने नवजात के घर आगमन का जश्न भी मनाया। जब नवजात बच्ची को लेकर उसकी मां घर पहुंची तो स्वागत में फूल बिछाए गए और परिवार में बेटी का जन्म उत्सव में बदल गया। नवजात बच्ची का ऐसा स्वागत हुआ जैसे घर पर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। फूल माला और गुब्बारे से पूरे घर को सजाया गया। परिवार ने खुशियां ही नहीं मनाई बल्कि बेटी के आगमन को यादगार बना दिया। दरअसल हटानगर में अग्रवाल परिवार के यहाँ 2 दिन पहले एक बेटी का जन्म हुआ है। जब अस्पताल से बच्ची को घर आना था तो परिवार ने बेटी के आगमन पर खास इंतजाम किए। अग्रवाल परिवार ने नवजात बेटी के स्वागत की शानदार तैयारियां की। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जमीन पर फूल बिछाए गए, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई। घर के दरवाजे पर बेटी की आरती उतारी गई और फिर मंत्रोच्चारण के साथ नवजात बेटी का गृह प्रवेश हुआ। बालिका दिवस पर नवजात बच्ची का ऐसा ग्रैंड वेलकम देखकर अब हर कोई वाह वाह कह रहा है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर साजिश रची है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के बालाकोट इलाके के लाइन ऑफ कंट्रोल की पहाड़ी पर आग लगा दी है। अभी आग बढ़ते हुए भारतीय इलाके तक पहुंच गई है। आग ने भारतीय क्षेत्र के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग नियंत्रण रेखा के उस पार से फैलकर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गई है, जिसके कारण दर्जनों बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा है कि घुसपैठ की जा सके, क्योंकि भारतीय सेना ने एलओसी पर लैंडमाइंस बिछाई है और आग लगने की वजह से वो ब्लास्ट के बाद निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे में आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए साफ और क्लियर रास्ता मिल जाता है, जिसे पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवा सकता है। अब ऐसे में पहाड़ पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने के लिए वन विभाग और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय सेना भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आग को अग्रिम चौकियों तक पहुंचने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। मध्य प्रदेश से कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। सागर जिले से भी आज एक ऐसी ही खबर हमें मिली। यहाँ एक युवक को जब उसका चोरी हुआ डंपर मिला तो उसने ऐसा कुछ किया कि सब हैरान रह गए। ये ना तो किसी शादी का जश्न है और ना ही यहाँ कोई धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ चोरी हुए एक डंपर का जुलूस निकाला जा रहा है। डंपर को बाकायदा माला पहनाई गई है। चोरी हुए एक डंपर के वापस मिलने की खुशी का ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। मामला सागर जिले के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां बीती 17 जनवरी को चोर एक युवक का डंपर चोरी फरार हो गए, जिसके बाद डंपर मालिक ने थाने में डंपर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि चोरी किया गया डंपर 100 किलोमीटर दूर गुजरात बॉर्डर पर है। पुलिस वहां पहुंची और डंपर को बरामद कर लिया और कोर्ट में जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद डंपर को उसके मालिक को सौंप दिया गया। डंपर मिलने से उसका मालिक इतना खुश था कि पहले तो उसने सबको मिठाइयाँ बांटी और फिर पटाखे फोड़ते हुए ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ नाचते गाते उसे अपने घर वापस ले गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इनमें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का कोई खौफ, क्योंकि चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में ऐसे शातिर तरीके से चोरी की जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इन्होंने चोरी करने के लिए कार और गैस कटर का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं ज्वेलर्स की दुकान के सामने महाराष्ट्र नंबर की एक कार खड़ी है और उसमें से 2 शख्स दुकान में घुसने के लिए शटर काटते नजर आ रहे हैं और वो भी कार के सहारे गैस कटर से। चोरों ने सबसे पहले गैस कटर की मदद से शटर काटा, फिर अंदर लगे चैनल का ताला तोड़कर दुकान में घुस गए। शटर काटकर 45 मिनट में अज्ञात बदमाश दुकान से सोने, चांदी और आर्टिफिशियल जेवरात लेकर फरार हो गए। पड़ोस के दूध दुकान वाले ने सुबह ज्वेलर की दुकान का शटर कटा देखा तो दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा से ये बड़ी खबर। सिरसा में सुरंग खोदकर बैंक में चोर घुस गए। चोरों ने 10 फीट लंबी सुरंग खोदी। चोर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। सीसीटीवी में शॉल और ओढ़े हुए दिखा ये संदिग्ध। इस खबर के मिलने के बाद तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की मदद से इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि बैंक में कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई दस्तावेज और ना नकदी चोरी हुई है। लेकिन आप चोरों के हौसले देखिए कि किस तरीके से सुरंग खोदकर स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए।